उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। एमओयू तो साइन हो गए, धरातल पर कब तक उतरेंगे? साउंडिंग उनकी हो गई है, वो धरातल पे आ गए। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरें वहां से आती हैं। निश्चित रूप से इस पर हमने काफी कंट्रोल किया। क्या उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए? विधानसभा के फ्लोर पर लाके पास करने का काम करेंगे। टेक्नीशियंस की जो डिमांड है तमाम सेक्टर्स में है, तो क्या जितने संस्थान अभी हैं वो काफी हैं? इसके हिसाब से मतलब संख्या काफी है, अब बढ़ाने का हमारा विचार नहीं है। केंद्र की तर्ज पे उत्तराखंड सरकार ने भी लखपति महिला योजना की शुरुआत करी है। बिना महिलाओं को मजबूत किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। उत्तराखंड के अंदर निवेश आ रहा है, उसके साथ ही ये पहाड़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसी तरह की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे जिससे इकोलॉजी भी बैलेंस रहे और इकोनॉमी भी आगे बढ़े। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। प्लान की गति पे काफी ब्रेक लगा। प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़कर देश की राजनीति में आप जा सकते हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार के सीनियर मंत्री सुबोध उनियाल जी। सुबोध जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? कट रहा है, जो कट जाए बढ़िया। आप बहुत व्यस्त रहते हैं और अब जब से आपके यहाँ पर आए हैं, लगातार देख रहे हैं आप जनता से बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन आपके पास लगातार आ रहे हैं, तो तमाम सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे बिंदुवार तरीके से इस बातचीत के दौरान उत्तराखंड की जनता तक खास तौर से पहुँचे। शुरुआत हम करना चाहेंगे अभी हाल ही का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम रहा है उत्तराखंड के अंदर, उसे लेकर। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। एमओयू तो साइन हो गए, धरातल पर कब तक उतरेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से 44,000 करोड़ के जो एमओयू हुए थे वो ग्राउंडिंग उनकी हो गई है, वो धरातल पे आ गए, तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है। क्योंकि देखिए, ये शुरुआत होते होते 10% अगर आपने ग्राउंडिंग करवा दी, मोर देन 10%, और जबकि अमूमन आप एवरेज देखेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में भी जब भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट हुए हैं, ग्राउंडिंग 15 to 20% होती है। तो हमारे ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं कि 44,000 करोड़ की अभी हो गई है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में 50,000 करोड़ की ग्राउंडिंग और होगी, तो 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग इज ए बिग अचीवमेंट। लेकिन धामी जी तो ये कह रहे हैं कि समय सीमा उन्होंने कर दी है, 15 फरवरी तक सभी एमओयू धरातल पर नजर आएंगे। तो भैया, आप तो यही कह रहा हूँ ना, तो कम से कम 1 लाख करोड़ का अगर हमारा धरातल ग्राउंडिंग हो गई तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1 लाख करोड़ मीन्स आप ऑलमोस्ट 35%। आप वन मंत्री हैं, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, आप खुद बता रहे हैं, और ये पब्लिक डोमेन में भी है। एक बड़ा निवेश उत्तराखंड के अंदर आ रहा है। उत्तराखंड के अंदर निवेश आ रहा है, उसके साथ ही ये पहाड़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट हमने स्पष्ट सभी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर समिट में बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि हम इकोनॉमी और इकोलॉजी इन दोनों में बैलेंस बना करके ही उसी तरह की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे जिससे इकोलॉजी भी बैलेंस रहे और इकोनॉमी भी आगे बढ़े। तो हम लोग बिल्कुल परेशान मत हुई है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि राज्य इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है अपने 72% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया से, और ये स्पष्ट है कि इकोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। आपके विभाग के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण विभाग आप संभाल रहे हैं। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक कहावत कही जाती थी, मैं ये कहूँगा अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। क्या ये कहावत बदलने जा रही है? ये जो निवेश हो रहा है, जो रोजगार लिए सरकार कार्य कर रही है? देखिए, आप निश्चित रूप से बदला भी है। उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद अगर आप देखेंगे कि एक जो पहाड़ से जो पलायन की गति थी बहुत तेज थी, वो पलायन की गति पे काफ़ी ब्रेक लगा है। वो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो बहुत कम परसेंटेज अब माइग्रेट हो रहा है। और एक दो तरह का माइग्रेशन होता है। एक माइग्रेशन होता है ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम के लिए, और एक माइग्रेशन होता है प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव माइग्रेशन तो जहाँ नहीं होगा, वो इलाका, वो जिला, वो शहर, वो क्षेत्र, वो प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोग्रेसिव, सपोज हमारे यहाँ के बच्चे IAS में आ गए, हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे डॉक्टर्स होकर के देश दुनिया में सेवा दे रहे हैं, हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर होकर के देश दुनिया में सेवा दे रहे हैं। तो ये प्रोग्रेसिव माइग्रेशन तो बहुत आवश्यक है किसी भी राज्य की प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन जो केवल ब्रेड बटर के लिए प्रॉब्लम के लिए जो माइग्रेशन है, इसको रोकने के लिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त काम किया।
आज हमारे यहाँ फॉरेस्ट को भी जिस तरह देखते हैं, देखिए पहले पूरे उत्तराखंड की जो लोगों की आजीविका थी वो जंगलों पर निर्भर हुआ करती थी, क्योंकि तब व्यापार नहीं होता था, सरकारी नौकरी का फंडा नहीं था, कई पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी तरह खेती और फॉरेस्ट पर आधारित होकर के उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी है। तो हम लोग भी अब हमारे यहाँ 11,000 पूरे देश में अकेला कंसेप्ट वन पंचायतों का उत्तराखंड राज्य में है, और 11,230 के आसपास हम पे वन पंचायतें हैं। इन वन पंचायतों में स्थानीय लोगों की कमेटी बनती है, वहीं का सरपंच बनता है, लेकिन उनकी लाइवलीहुड से इसका कोई मतलब नहीं रहता। अब हम 25 लाख लोग सीधे सीधे वन पंचायतों से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने 628 करोड़ के एक हर्बल मिशन पर आगे काम करना प्रारंभ किया है, जिसमें हम वन पंचायत के क्षेत्र में हर्बल फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं, और हर्बल फार्मिंग के बाद उसका दोहन भी गांव वाले करेंगे, उसकी मार्केटिंग भी गांव वाले करेंगे। इसका मैं एक डिटेलिंग मेरे पास है, मैं शब्द बाई शब्द आपको बता देता हूँ, करेक्ट करिएगा अगर गलत है, और प्रदेश की जनता को भी पता चल जाए। आप लोगों ने वनों से लोगों की आजीविका बढ़ाने की बात करी है। कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि राज्य की 11,230 वन पंचायतों के लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए 400 करोड़ से हर्बल मिशन शुरू करेगा। उसको बढ़ाकर हमने 628 करोड़ कर दिया है। अच्छा, 400 को 628 करोड़ कर दिया आपने। साथ ही स्थानीय लोगों को हर्बल खेती की ट्रेनिंग देने की भी बात थी। प्रदेश में हर्बल उत्पादों की तकनीकी जांच के लिए 1 करोड़ की लागत से पहली प्रयोगशाला भी बनने जा रही है, ऐसा आपने बताया था। हर्बल मिशन हमने, देखिए हम पे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से हम एक हर्बल मिशन पर अलग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम उसमें 4 करोड़ रुपया, 400 नहीं 4 करोड़ की शुरुआत हुई थी, 4 करोड़ से हम वो काम करेंगे। वो हर्बल मिशन तो लोगों की निजी भूमि के लिए है, और उसमें 1 करोड़ का फंडिंग भी मैंने बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से की है, जिससे हम उनकी टेस्टिंग मशीन लगाएंगे जो पूरे प्रदेश में नहीं है। लेकिन ये वन पंचायतों में ये अलग हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं 628 करोड़ का, जिससे वन पंचायत की भूमि पर फार्मिंग होगी। जो हर्बल मिशन हम बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से ला रहे हैं उस पर निजी भूमि में किसान अपनी खेती करेगा। लेकिन जो 628 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें वन पंचायत हमारी पूरे राज्य की करीबन जो 11,230 वन पंचायतें हैं, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल राज्य की 14% जमीन पे है। तो ये 14% जमीन ये हर्बल फार्मिंग के लिए उपयोग की जाएगी। साथ ही साथ इसमें हम हाई प्रोडक्टिविटी वाले फ्रूट्स भी अलाउ कर रहे हैं, ताकि इनका दोहन करके लोग इनसे अपनी आजीविका को चला सकें, और वनों के प्रति एक दोस्ताना उनका व्यवहार बने, ताकि फॉरेस्ट को बचा करके इकोलॉजी को भी हम बचाएं, और साथ साथ पर्यावरण की जो आज सबसे बड़ी दुनिया की क्लाइमेट चेंज है, दुनिया की आज सबसे बड़ी समस्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों में आम आदमी का सहयोग लेकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि कोई भी लड़ाई बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के आप नहीं जीत सकते, इसलिए हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि पर्यावरण भी बचे और लोगों की आजीविका भी चले। हर्बल फार्मिंग के बारे में आपने बता दिया, प्रदेश की जनता ने सुना समझा होगा। हर्बल फार्मिंग से ज़्यादा एक और आपकी योजना जो चल रही है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। नर्सरी नीति क्या है, और उसके साथ ही नर्सरी नीति और पौधारोपण को आप लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं जब आया तो अभी कोई मॉनिटरिंग है ही नहीं। आप क्या पेड़ लगा रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में एक ही जैसे पेड़ लगा रहे हैं, उसकी सक्सेस रेट 30% है। तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि देखिए, जब तक सक्सेस रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक निजी व्यक्ति अगर प्लांटेशन करता है तो उसका सक्सेस रेट 50 से 70% है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट 30% है। तो हमने कहा इसको बढ़ाइए, और इसके लिए क्योंकि नर्सरी पॉलिसी में राज्य की हमारी, आप देखिए 3 हमारे राज्य में अगर आप देखेंगे, लोअर हिमालय, हिमालय जो फुट स्टेप है, जिसमें देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उसके बाद मिडिल हिमालय एंड अपर हिमालय, तीनों की क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग हैं। तो उस जगह की क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स मिले, ताकि उस प्लांट की जो ब्रीडिंग होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी अगर वो उसी क्लाइमेट के हिसाब से वो उसका प्लांटेशन हुआ है। तो इसको देखते हुए हमने, और एक ये कि आपको घास पत्ता भी चाहिए, आपको ऐसे पेड़ भी चाहिए जो स्लाइड को रोकें, आपको ऐसे पेड़ भी चाहिए जो ऑक्सीजन को रिलीज ज़्यादा करें, आपको ये भी चाहिए कि जो आपके ऑर्नामेंटल हो, ताकि, क्योंकि हमारे राज्य, क्योंकि आप जानते हैं टूरिज्म की दृष्टि से हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो जितना यात्री हमारे यहाँ आता है, शायद देश में
बहुत ही कम जगह में इतना, अगर डेंसिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो इतना जाति शायद कहीं नहीं जाता होगा। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आप प्रॉपर एक तो रेशियो दीजिए कि किस प्रजाति के कितने पेड़ लगेंगे। दूसरा, उसको आप ऑनलाइन करिए ताकि पूरा जनता जान सके कि हमारे जंगलों में आपने कितने पेड़ लगाए हैं और किसकी प्रजाति का लगाया, ताकि आम आदमी एक जिसे कहते हैं कि पारदर्शिता है। तो इस पारदर्शिता को लाने के लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपने पेड़ लगाने के बारे में तो बता दिया, एक और समस्या या जिसके बारे में बातें होती हैं जब भी पर्यावरण की बात होती है या वनों और जंगलों की बात होती है, निजी वन और बगीचों के बीच जो पेड़ खड़े हो जाते हैं उन्हें कटाने के लिए भी कोई गाइडलाइन बनाई जाए, उनकी अनुमति के लिए आपने किया है, लेकिन उसे और ज़्यादा सख्त किया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचे। देखिए, निजी वन जो डिक्लेयर्ड है, निजी वन पर तो आपको पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलती जल्दी, क्योंकि उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगता है। उसमें आप मकान नहीं बना सकते। जो प्राइवेट फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया, नोटिफाइड है, उस पर आप केवल वानिकी गतिविधियों के अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता। लेकिन जो व्यक्तिगत ज़मीनें हैं, देखिए आज किसान जमीन अपनी ज़मीन पे पेड़ लगाता है और पेड़ लगाने के बाद उसको वन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि मुझे परमिशन चाहिए काटने के लिए, मेरे मकान के लिए पेड़ खतरा हो गया है, या उसकी आजीविका उस पेड़ से जुड़ी है। सपोज इक्यूलिप्टिस और आपका पॉपुलर के पेड़ लगा करके उससे वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है। तो इसके लिए मैंने ये किया कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो हमें 27 प्रजातियों पर एग्जेम्पशन था कि इनको काटने के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी जो सैकड़ों प्रजातियां थी उन पर वन विभाग की अनुमति लेनी आवश्यक थी। मैंने काफ़ी चर्चा करने के बाद, क्योंकि मैंने ये कहा था कि हम ये संदेश देंगे कि वन विभाग आम आदमी के साथ दोस्ताना है, किसान के साथ दोस्ताना है, तो हम केवल 15 प्रजातियों को प्रतिबंधित रख रहे हैं, बाकी सारी प्रजातियों को हम मुक्त कर रहे हैं। किसी अनुमति के किसान पेड़ लगाए और वो जो प्रजातियां मुक्त की जा रही हैं उससे उनको काटने की उसको अनुमति रहेगी, ताकि उसकी आजीविका भी चले। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने एक डिक्रिमिनलाइजेशन की बात की, जिसमें पेड़ काटने पर सजा के प्राविधान को खत्म किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन हमने थोड़ा सा बड़े इसकी जब करने के उसके हम इसको निर्णय लिया डिक्रिमिनलाइजेशन का, तो मुझे लगा कि जो निजी वन है और जो बगीचे हमारे हैं ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, और जो भूमाफिया है वो लगातार बगीचों को खरीदने भागने लगा। तो फिर हम लोगों ने दोबारा मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि बगीचों, आम का पेड़ और लीची के पेड़, इनको काटने की अनुमति नहीं होगी, इन पे पूर्व प्राविधान, सजा के प्राविधान रहेंगे। और इसी तरह प्राइवेट फॉरेस्ट जो नोटिफाइड है, इसमें अगर पेड़ काटे गए तो उनमें भी जेल जाने का प्राविधान जीवित रहेगा, ताकि हम इस तरह की गतिविधियों के लोगों को डिमोलाइज कर सकें और वनों को बचा सकें। आपने वनों के बारे में बताया, पेड़ लगाने के बारे में भी बताया और काटने के बारे में भी बताया कि क्या प्रोविज़न है, लेकिन जब भी वनों की बात होती है या ख़ासतौर से उत्तराखंड के जंगलों की बात होती है तो आम लोगों के बीच में एक और सवाल आता है, क्योंकि वो खबर बार बार आती है। उत्तराखंड में ख़ासतौर से गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की समस्या होती है, आग लगने की खबरें वहाँ से आती हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने में कमी आए, इसके बारे में भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में चाहता हूँ सब चीज़ों में, तो मैंने निर्णय लिया कि हम हमारे राज्य की जितनी ग्राम सभाएँ हैं, सभी ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, वनाग्नि प्रबंधन समिति। और पहले राउंड में हमने उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जिन जगह पर आग लगने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, और हमने 72 जगह तत्काल ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में ग्राम वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई, जिसमें उस ग्राम सभा का प्रधान, उस ग्राम सभा में महिला मंगल दल के अध्यक्ष, उस ग्राम सभा में युवक मंगल दल का अध्यक्ष, उस ग्राम सभा में वन पंचायत का सरपंच और राजस्व विभाग और फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी भी उसमें शामिल किए। 30,000 रुपये इंसेंटिव देने का निर्णय भी हमने लिया, और उसके बाद जो आग बुझाने में जिस तरह भूमिका रहेगी उन्हें राष्ट्र राज्य स्तर पर अवार्ड भी किया जाएगा। इसके नतीजे हमें मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2021-22 में विगत वर्षों के मुकाबले में जो फॉरेस्ट फायर था वो 50% हुआ, और आप 22-23 का देखिएगा तो 20% फॉरेस्ट फायर रिकॉर्ड हुआ है। तो निश्चित रूप से इस पर हमने काफ़ी कंट्रोल किया, और इसको और हम लोग जन सहभागिता के साथ
इस पर और कंट्रोल करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये वनाग्नि से पर्यावरण बड़ा दूषित, जहाँ एक तरफ नुकसान पेड़ों का होता है, जंगलों का नुकसान होता है, जान माल की हानि भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण बहुत दूषित होता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो मैंने आपसे कहा कि हमारा एक बहुत स्पष्ट फंडा है कि जन सहभागिता से ही हम इसको बचा सकते हैं। तो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतनी मैन पावर नहीं है, अभी आग लग गई, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हमें आधा घंटे मालूम हो जाता है कि फलाने फॉरेस्ट में आग लग गई। उसके बाद हम अपनी टीम को डिप्लोय करते हैं, टीम के पहुंचते पहुंचते वो आग विकराल रूप ले लेती है। तो जब तक स्थानीय लोगों की सहभागिता नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने अधिकारियों को एक दिन कहा कि आप मुझे बताइए, सरकार का जो तंत्र मंत्र है, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, डीएफओ, ये मैकेनिज्म पहले बना या वनों का अस्तित्व पहले का है? तो सबने स्वीकार किया वनों का अस्तित्व पहले का। तो हमने कहा इसका मतलब ये साफ है कि हम लोगों का वनों को बनाने में कोई योगदान नहीं था। आखिर क्या कारण हुआ कि जब हम सब बन गए, उसके बाद 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाना पड़ा। इसका मतलब हम लोगों के आने के बाद फॉरेस्ट डैमेज हुआ। डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि हमने जनता का कनेक्शन जंगल से तोड़ दिया था। इसीलिए मेरा प्रयास है कि जनता का कनेक्शन जंगल से करें, ताकि जनता जब कनेक्ट होगी जंगल से, तो कनेक्ट तभी होगी जब उसको सम्मान दिया जाएगा, जब उसकी आजीविका के बारे में कुछ सोचा जाएगा जंगलों से। तो इस सबको लेकर के हम लोग बहुत बड़े रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी आप हैं, वो विभाग भी आपके पास है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेता हूँ आंकड़ों के साथ। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रोजगार परक उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। बजट में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में निर्माण के कामों और सुविधाओं के लिए सरकार ने 400 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है। ये राशि 400 करोड़ ही है? जी हाँ, रिलीज भी हो गई है। और इस साल हमारा फिर टारगेट है कि अभी हम अगले 3 वर्षों में 500 करोड़ और लगा करके अपने जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, क्योंकि हमारे राज्य में अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे राज्यों के मुकाबले, छोटे से राज्य में हमारे यहाँ 143 पॉलिटेक्निक्स हैं, जिसमें हमारे 71 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, एक पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट एडेड है और बाकी निजी हाथों के पॉलिटेक्निक्स हैं। और मैं जब मंत्री बना तो मैं देखा कि बाबा आदम के ज़माने के कोर्स चले आ रहे हैं और लोग बच्चे कर रहे हैं और खाली घूम रहे हैं बेरोजगार। तो हमने पहले आज की जो आवश्यकताएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपग्रेड किया, रोबोटिक इंजीनियरिंग, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटा साइंस, इस तरह तमाम तरह के 10 नए कोर्सेज हमने प्रारंभ किए, इंजीनियरिंग में भी और पॉलिटेक्निक्स में भी। तो ताकि देश दुनिया में आज जो जिनकी डिमांड है, उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के साथ बैठक भी की है। मैंने जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं सौरभ बहुगुणा, हम दोनों ने पूरे राज्य के इंडस्ट्रीज की और उनके डायरेक्टर्स की, उनके एचआर की मीटिंग भी बुलाई और हमने कहा कि आप डिमांड दीजिए, हम डिमांड बेस्ड बच्चे तैयार करेंगे ताकि वो बच्चे एब्जॉर्ब हो सकें। और इसका नतीजा ये है कि आप देखेंगे पिछले 2 सालों में हम तकरीबन जो लड़के पास आउट हुए हैं पॉलिटेक्निक्स में, सरकारी पॉलिटेक्निक्स में, हम तकरीबन 60 से ज़्यादा % बच्चों को हम लोगों ने अपने प्लेसमेंट सेल से नौकरी दिलाने का काम भी किया। इसके अलावा आप लगाए 400 करोड़ की लागत से हम आज की तारीख में उनको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लेबोरेटरी, इस तरह की बना करके हम लोगों ने उपलब्ध कराई और इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमने मैं जिस तरह बताया कि अगले 3-4 सालों में 500 करोड़ और लेकर के इनको सुसज्जित करने का कार्यक्रम है। दूसरा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे पास पूरे राज्य में करीबन 8 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी। टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन विभागीय मंत्री होता है और हमारी तकनीकी यूनिवर्सिटी भी थी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का काम केवल एफिलिएशन, एग्जाम कंडक्ट कराना और रिजल्ट घोषित करना, बाकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं था। और हर इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी बीओजी में अपने जैसे निर्णय थे। तो मैं अपना लालच छोड़ के, मैं चेयरमैन हूं इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, मैंने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस मैंने यूनिवर्सिटी के हैंडओवर कर दिए और वो यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज बना दिए ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। और यूनिफॉर्मिटी आने से एक सिलेबस में बच्चे पढ़े, जितने रिफॉर्म्स हों वो सारे कॉलेजेस के लागू हों। तो इसको लेकर के इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और आज सब हमने जितने ये कॉलेज हैं ये सेल्फ फाइनेंस मोड पे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे
जो एक मॉनिटरिंग का एक स्टेप बढ़ गया ना, कि वाइस चांसलर भी बीच में आ गया जो टेक्निकल है, माना मंत्री नॉन टेक्निकल है, भाई मैं तो टेक्निकल भी हूँ, लेकिन मिनिस्टर नॉन टेक्निकल है, तो वो क्या मॉनिटरिंग कर लेगा? वाइस चांसलर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में टेक्निकल लोग आते हैं, तो एक बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी और बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हमने किया है। रिफॉर्म आपने किया है और आपने ये भी बताया कि कोर्सेज को अपग्रेड किस तरीके से आपने किया, लेकिन सवाल एक और यहाँ आ जाता है, और ये जगजाहिर है कि टेक्नीशियंस की जो डिमांड है तमाम सेक्टर्स में है, तो क्या जितने संस्थान अभी हैं वो काफ़ी हैं या बढ़ाने जा रहे हैं? इस बारे में विचार बढ़ाने का हमारा विचार नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारे छोटे से राज्य में 143 पॉलिटेक्निक्स, 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये मैं समझता हूँ राज्य की 13 जिलों का राज्य है, उसके हिसाब से मतलब संख्या काफ़ी है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितने आए क्वालिटी एजुकेशन मिले, और उनको जब बच्चे बाहर निकले तो देश दुनिया के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के सामने वो एक बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर अपनी परफॉर्म कर सके। इसी दृष्टि से हम लोगों ने काम किया, और मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम निश्चित मिल भी रहे हैं और आगे और अच्छे परिणाम मिले। केंद्र की तर्ज पे उत्तराखंड सरकार ने भी लखपति महिला योजना की शुरुआत करी है। 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी देखिए, ऐसा है, पहाड़ों की आर्थिकी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और ज़्यादातर क्योंकि पहाड़ में लोग, हमारे यहाँ हमारे राज्य में आर्मी में आपको बहुत लोग मिलेंगे, बाकी बाहर नौकरी करने वाले बहुत मिलेंगे, तो परिवार उनके वहाँ रहते हैं। महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों, तो मैं समझता हूँ जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तभी कोई देश, कोई इलाका आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आप एक समुदाय को अगर उनकी आर्थिकी पर ध्यान नहीं देंगे, तो अगर एक समुदाय आपका आर्थिक रूप से मुश्किलों में रहेगा तो आप कभी भी एक विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं कर सकते। विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए योजनाएं लाएं। और हमारे राज्य में तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं कि जिस तरह महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से काम कर रही हैं, बहुत अच्छे परिणाम है। करोड़ों रुपए के प्रसाद उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ में बेचा। आज तमाम चीज़ों के आपका मिलिट्स की उसमें हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये सरकार का बहुत स्पष्ट मानना है कि बिना महिलाओं को मजबूत किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए लखपति बहन दीदी योजना ला करके हम महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने ताज़ा बयान दिया है, उसके बाद एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है, और आप सीनियर मंत्री हैं, मुझे लगता है सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। क्या उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए? जी हाँ, ये इस बारे में ऑलमोस्ट ड्राफ्ट तैयार होने को है, और हम लोग उसको मोस्ट प्रोबेबली अगला जो हमारी विधानसभा सत्र होगा इसमें इसको विधानसभा के फ्लोर पर लाके पास करने का काम करेंगे, और ताकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बने जो आपका कॉमन सिविल कोड लागू कर पाए। उत्तराखंड पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप लोग कुछ योजना बना रहे हैं, क्योंकि अभी 4 धाम की यात्रा में हमने देखा कि 56 लाख लोग आए। मोदी जी के कैलाश पर्वत पर जाने के बाद वहाँ की भी डिमांड लगातार बढ़ी है। इसे लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हमारा राज्य में एक ऐसा राज्य है देश का जिसमें कई तरह के टूरिज्म की संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, धार्मिक पर्यटन, हमारे यहाँ एडवेंचरस टूरिज्म है, साहसिक पर्यटन, हमारे यहाँ ट्रैकिंग टूरिज्म है जिसमें माउंटेनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ इको टूरिज्म है, हमारे यहाँ आपका देखेंगे वेलनेस टूरिज्म है, हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म है, हमारे यहाँ एजुकेशनल टूरिज्म है। तो तमाम टूरिज्म एक्टिविटीज़ का हब उत्तराखंड है। और वाटर स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, हमारे टेरी लेक और खासकर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है एडवेंचर स्पोर्ट्स का। आपको लास्ट ईयर आपने देखा जो भारत सरकार ने आंकड़े दिए जिसमें ऋषिकेश नाम बोला, तो ऋषिकेश बिल्कुल हम लोगों, हमारी सीमा एक है, और ऋषिकेश एक बड़ी मछली है, बड़ा नाम है, इसलिए लोग ऋषिकेश कहते हैं। लेकिन वो पूरा एरिया राइट फ्रॉम मुनिकृति से लेके तपोवन से लेके शिवपुरी कोडियाला 60 लाख टूरिस्ट इस इलाके में आया, और केवल वो लगा लीजिए वेलनेस टूरिज्म के लिए और एडवेंचर टूरिज्म के लिए, और वो देश में नंबर हाईएस्ट डेस्टिनेशन था।
उसके अलावा G20 भी मेरे क्षेत्र में हुआ है, अभी नॉर्दर्न स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर का कॉन्क्लेव भी वहीं हुआ है। तो ये टूरिज्म की जो अपार संभावना हमारे राज्य में है। और उसके साथ साथ अब हमने वन विभाग में भी इसमें निर्णय लिया, और वन विभाग में हम अपने हर डेफोस को हम लोगों ने डायरेक्ट किया है कि आप अपने यहाँ इको टूरिज्म की संभावनाओं वाले डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करें और हमें भेजें, और इस पर हम आगे बढ़ गए हैं। इसमें स्थानीय लोगों की एक सोसाइटी हम बनाएंगे। सरकार तैयार करके देगी डेस्टिनेशन तैयार करने के बाद उस EDC, उसको हमने नाम है इको डेवलपमेंट कमेटी, वो लोकल लोगों की होगी, उनको वो डेस्टिनेशन हम सौंप देंगे, और डेस्टिनेशन सौंपने के बाद गांव के लोग ही उसको ऑपरेट करेंगे। गांव के लोग ऑपरेट करने के बाद जो अर्निंग होगी उसमें 10% पैसा सरकार को जाएगा, 90% पैसा उस डेस्टिनेशन को मेंटेन करने में और लोगों की आजीविका के लिए चला जाएगा। तो टूरिज्म की तमाम संभावना। इसके अलावा हम एक जो टूरिज्म पॉलिसी लाए हैं, हमने, ये आप लगा लीजिए, हमारी टूरिज्म पॉलिसी में 100% कैपिटल सब्सिडी देने का निर्णय हुआ है। 100% सब्जेक्ट टू GST। 5 साल के अंदर सपोज किसी ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और उसने सरकार को सपोज 5 साल के अंदर 80 करोड़ GST दी, तो 80 करोड़ GST का 75% उसको वापस चला जाएगा। तो इस कारण आज तमाम देश के निवेशक आज टूरिज्म सेक्टर में उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं और निवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आने वाले 10-15 वर्षों में आप देखेंगे तो उत्तराखंड आपको टूरिज्म के हिसाब से एक डिफरेंट उत्तराखंड दिखाएगा। आप लोगों ने एक और लक्ष्य रखा है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनाना है। इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, और हम तीसरे दशक में चल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी का इस तरह हमारे राज्य के प्रति एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी है, और वो बार बार वो उत्तराखंड को बहुत पसंद भी करते हैं, और जिस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ को आज वो वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा जिस तरह हम लोगों को करीबन 1.5 लाख करोड़ की मदद एक छोटे से राज्य को भारत सरकार ने पिछले 8-9 सालों में दी, ये इस बात का संकेत है कि केंद्र की पूरी मदद हमें मिल रही है। और दूसरा, जो इन्वेस्टर समिट के बाद जिस तरह से हमारे यहाँ ग्राउंडिंग होगी, ये 1-1.5 लाख करोड़ रुपया जब ग्राउंडिंग आएगा, तो जिस तरह देखिए किसी भी राज्य की प्रॉस्पेरिटी, उस राज्य की प्रोग्रेस आप उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट से देखेंगे। कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में, कितने लोग जो हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से या इंडस्ट्रीज के माध्यम से या गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से या टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से जो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये राज्य की प्रोग्रेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और जो आने वाला समय लग रहा है हमारे यहाँ, आज आप देखिए हमारे यहाँ जो हम लोगों ने एक कंसेप्ट दिया था टूरिज्म में, आज वो इतना पॉपुलर हुआ है, गांव-गांव में लोगों ने अपने मकान में बना दिए, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है उस पर। कैंपिंग का आज जो 5 स्टार जो कल्चर है, इससे उभ रहे हैं, और आज आम आदमी चाहता है कि मैं कैंप्स में रुकूं, हट्स में रुकूं। तो कैंपिंग और हट्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि गांव-गांव में हर आदमी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे, और जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज कल्चर, उससे भी लोग उसको जाने, पहचाने और उससे इम्प्रेस भी हो। जाते जाते बस छोटे छोटे 1-2 सवाल और हैं आखिर में। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, और हमने देखा 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करी। उसके अलावा हमने ये देखा कि कई सारे सांसदों को, विधायकों के चुनाव लड़ाए गए। अब 2024 का चुनाव सामने है, और मुझे लगता है ये सवाल का जवाब प्रदेश की जनता, देश की जनता के साथ आपके समर्थक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चर्चाओं में है। इस वक्त सुनने में आ रहा है कि आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़कर देश की राजनीति में आप जा सकते हैं। देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का जो निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। तो बात तो ये भी है कि प्रदेश में बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। मैं 18 साल की उम्र में राजनीति में आ गया था, तो आज अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से मैं लड़ना चाहूँगा। लेकिन कई बातचीत हो रही है कुछ? देखिए, मैंने कहा ना, पार्टी का निर्णय होगा वो मान्य होगा। कोई सीट चुनी है आपने? सीट तो देखिए साहब, इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, पार्टी जहाँ से लड़ाई वहीं से लड़ लेंगे। यानी सुबोध उनियाल के मन में भी कुछ ना कुछ है कि वो देश की राजनीति मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। प्रश्न ये है, आज विधायक की जिम्मेदारी कुछ और होती है, सांसद की जिम्मेदारी
कुछ और होती है। विधायक के पास जो आपकी बेसिक नीड्स हैं इनको पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, आपका छोटे मोटे उद्योग खुलें, ये विधायक की जिम्मेदारी होती है। सांसद के पास एक मौका होता है कि वो भारत की सरकार से बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट अपने यहाँ स्थापित कर सकता है। तो प्रभु की कृपा से इतने सालों में आज अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, पानी को पहुंचाने की बात करें, आपका टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, ऑलमोस्ट मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सैचुरेशन पे लाया हूँ। यानी अगर पार्टी चाहेगी तो दिल्ली दूर नहीं है। देखिए ये तो इंशाअल्लाह ऊपर वाली की कृपा होगी या पार्टी का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। अच्छा, इंडिया ने जो आपका एक अपोजिशन जो अलायंस बना है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अभी मीटिंग में आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए। देखिए ये भानुमति का कुनबा है। ये आप इस देश में आप अगर आप देखेंगे कभी भी इस तरह के प्रैक्टिकल बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। 1977 में जनता पार्टी बनी, सारी पार्टियों ने एक होकर कर दिया, 1.5 साल नहीं चल पाए। जनता दल बनी, 1.5 साल नहीं चल पाई। अटल जी ने 24 पार्टियों का साथ दिया तो 13 दिन में गिर पड़ी। उसके बाद देवगौड़ा जी आए, कितना दिन चले। चरण सिंह जी बने, कितना दिन चले। तो भारत की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है। वो जानती है कि अलग अलग विचारों के लोग जब एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बर्तन खनकेंगे और धड़ाम से गिर पड़ेंगे। तो ये भानुमति का कुनबा है, बिखर जाए। जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने अभी जो मीटिंग हुई इंडी की, उन्होंने उस मीटिंग के बाद ये कहा कि मीटिंग से समोसे गायब हो गए हैं। पहले मीटिंग्स में समोसे मिलते थे, अब चाय बिस्किट में इंडिया की मीटिंग सिमटाई जा रही है। बेचारे धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, तो यही हाल होगा। कुछ समय के बाद चाय भी मुश्किल हो जाएगी। सुबोध जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया किस तरीके से प्रदेश के विकास के लिए ये कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या क्या योजनाएं ये लागू करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।